प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का साहित्यिक हिंदी में फिर से स्वागत है। कल हम जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखित एकांकी भोर का तारा पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा कि शेखर जो कि एक कवि है और उसका जो मिलने वाला, उसका जो मित्र है माधव राज दरबार का सदस्य है। स्कंदगुप्त के दरबार में वो दरबारी है। ऐतिहासिक एकांकी के अंतर्गत यह है अध्याय हमारा आता है। हमने देखा कि शेखर अपने घर में कविता करने में लीन है। तभी वहाँ माधव आके खड़ा हो जाता है और वो शेखर को 2-3 बार आवाज़ लगाता है, तब जा कर के शेखर सुनता है। उसके बाद शेखर से माधव कई प्रकार की बातें करता है और यह भी कहता है कि क्या तुम छाया से प्रेम करते हो। तो माधव के इस सवाल के जवाब में शेखर कहता है कि हम दोनों नदी के किनारे हैं जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं सकते। उसके इस जवाब के तदुपरांत माधव कहता है, उसके कंधे पर संवेदना का हाथ रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक, कि सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है, उसके बाद तो किनारे मिल जाएंगे। तो शेखर कहता है कि नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त से किसी तरह की आशा करना व्यर्थ है। मेरे लिए तो उनका हृदय सूखा हुआ है। माधव कहता है क्यों? शेखर, तुम पूछते हो क्यों? तुम भी तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो। देवदत्त एक मंत्री है। भला एक मंत्री की बहन का एक मामूली कवि से क्या संबंध हो सकता है? ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं आगे। मामूली कवि। शेखर, तुम अपने को मामूली कवि समझते हो? और क्या समझूं राजकवि? सुनो शेखर, तुम्हें एक खबर सुनाता हूं। खबर? कौन सी खबर? सुनाओ। हाँ, मैं कल रात को राजभवन गया था। इसमें तो कोई नई बात नहीं है, तुम तो रोज ही राजभवन जाते हो, तुम्हारा तो काम ही यही है। नहीं, कल एक उत्सव था। स्वयं सम्राट ने कुछ लोगों को बुलाया था। गाने हुए, नाच हुआ, दावत हुई। एक युवती ने बहुत सुंदर गीत सुनाया। सम्राट तो उस गीत पर रींझ ही गए। यार, तुम यह सब मुझे क्यों सुना रहे हो माधव? इसलिए कि सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा और पता चला उसका नाम था शेखर। हैं? क्या? अभी और तो सुनो। उस युवती ने सम्राट से कहा कि अगर आपको यह पसंद है तो आप इसके लिखने वाले कवि को अपने दरबार में बुलाइए। अब कल से वह कवि महाराजाधिराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा। मैं? श्रीमान, क्या आप ही का नाम शेखर है? शेखर कहता है, मैं जाऊंगा सम्राट के दरबार में। माधव, सपना तो नहीं देख रहे हो? सपने तो तुम देखा करते हो, लेकिन अभी मेरा समाचार पूरा कहाँ हुआ है। थोड़ा धैर्य रखो, पूरी बात सुनो। हाँ, वह युवती कौन है? अब यह बताना होगा। तुम बुद्धू भी हो। तुम भी बुद्धू हो क्या? इसी बूते पर प्रेम करने चले थे? ओहो छाया, माधव तुम कितने अच्छे हो। अभी देखो, थोड़ी देर पहले तो वो माधव से बहस कर रहा था। जैसे उसके प्रेम वाली बात आई तो कहता हो माधव, अरे यार माधव तुम कितने अच्छे हो। और सुनो,
सम्राट ने देवदत्त को आज्ञा दी है कि वह तक्षशिला जाकर वहां के क्षत्रप वीरभद्र को दबाए। आज देवदत्त के साथ मैं भी जाऊंगा उनका मंत्री बनकर, समझे। शेखर थोड़ा सा कल्पना लोक में विचरण करता हुआ कहता है, तो क्या सच ही छाया ने कहा? सच में? शेखर, 8 दिन बाद आर्य, देवदत्त और मैं तक्षशिला चल देंगे। उसके बाद छाया कहाँ रहेगी भला, बताओ तो। माधव, इतना भाग्य, इतना विश्वास नहीं होता। न करो विश्वास, लेकिन भले मानस, छाया क्या इस कूड़े में रहेगी? बिखरे हुए कागज, टूटी चटाई, फटे हुए वस्त्र। शेखर, लापरवाही की भी एक सीमा होती है। अर्थात तूने अपने घर को अस्त व्यस्त बना रखा है। मैं कोई इन बातों की परवाह करता हूँ क्या? और फिर परवाह तो करनी पड़ेगी ना। मैं परवाह करता हूँ फूल की पंखुड़ियों पर जगमगाती हुई ओस की। संध्या में सूर्य की किरणों को अपनी गोद में समेटने वाले बादलों के टुकड़ों, सुबह को आकाश के कोने में टिमटिमाने वाले तारे की। माधव, एक चीज रह गई। क्या? माधव कहता है कि एक चीज रह गई। क्या रह गई? जिसे तुम वृक्षों के नीचे दिन में फैली देखते हो, उठकर दूर खड़ा हो जाता है। माधव, ओहो, वृक्षों के नीचे जिसे तुम दर्पण में झलकती देखते हो, छाया ही तो होती है ना। दर्पण में जिसे तुम अपने हृदय में हमेशा रखते हो, ओ छाया। जी हाँ, कौन? छाया। तो इस प्रकार माधव और शेखर में बातचीत होती है बेटाओ। माधव शेखर को जानकारी देता है कि छाया का जो भाई है देवदत्त, उस देवदत्त को राजा स्कंदगुप्त ने, महाराज स्कंदगुप्त ने बाहर भेजने का फैसला किया है। तब तक हो सकता है देवदत्त शेखर से छाया का विवाह कर दे, और छाया ने भी तो शेखर के गीत को राजा के दरबार में गाया है और राजा ने उसे बुलाने का आदेश दिया है। ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। उज्जैनी इस समय ये सीन की चर्चा कर रहा है कि कैसा सीन चल रहा है, वहाँ की स्थिति कैसी है। तो उज्जैनी में आर्य देवदत्त का भवन, जिसमें अब शेखर और छाया रहते हैं। कमरा सजा हुआ है और साफ है। दीवारों पर कुछ चित्र खींचे हुए हैं। कोने में धूपदान भी है। सामने तख्त पर चटाई और लिखने पढ़ने का सामान है। बराबर में एक छोटी चौकी पर कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं। दूसरी ओर एक पीढ़ा है। पीढ़ा जानते हो तुम लोग? कई विद्यार्थियों को तो पीढ़े के बारे में पता ही नहीं होगा। पीढ़ा भी क्या होता है? छोटा, जैसे अपने खाट होती है, उसी खाट की तरह चौकी के आकार का, लकड़ी की एक छोटी चौकी के आकार का, या बड़ी चौकी भी कह सकते हैं, कि आकार का, जेवड़ियों से, रस्सियों से बुना हुआ खाट की तरह पीढ़ा होता है। उस पीढ़े के निकट ही मिट्टी की किंतु कलापूर्ण एक अंगीठी यानी सिगड़ी रखी हुई है। दीवार के भाग पर एक अलगनी है, जिस पर कुछ धोतियाँ इत्यादि टंगी है। अलगनी कहते हैं एक रस्सी को दीवार की खूंटियों के सहारे बांध दिया जाता है और उस पर कपड़े टाके जाते हैं, उसे कहते हैं अलगनी। छाया सौंदर्य की प्रतिमा, चांचल्य, उन्माद और गांधीर्य का, जिसमें स्त्री सुलभ सम्मिश्रण है। गृह स्वामिनी होने के नाते कमरे की सब वस्तुएं ठीक ठाक स्थान पर संभाल कर रख रही है। साथ ही कुछ गुनगुनाती भी जाती है। जाड़ा होने के कारण तापने के लिए उसने अंगीठी में अग्नि प्रज्वलित कर दी है। उसकी पीठ द्वार की ओर है। अपने कार्य और गान में इतनी संलग्न है कि बाहर पैरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्या गा रही है? देखिए, छाया के साथ आप भी गुनगुनाइए। प्यार की है क्या पहचान, प्यार की है क्या पहचान, चांदनी का पाकर नव स्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान।
तो ये वो गीत गुनगुना रही है, पवन परम सलील की लहर, नृत्य में हो जाती लयमान, प्यार की क्या है पहचान, सूर्य का सुन कोमल पदचाप, फूल उठता चिड़ियों का गान, तुम्हारी तो प्रिय केवल याद जगाती मेरे सोए प्राण, प्यार की क्या है पहचान। अचानक धीरे से शेखर का प्रवेश होता है। कंधे और कमर पर ऊनी दुसाला है, कंबल है, बगल में ग्रंथ है, गले में फूलों की माला है। द्वार पर चुपचाप खड़ा होकर मुस्कुराते हुए छाया का गीत सुनता है। थोड़ी देर बाद छाया छाया सुन नहीं पाती है, गाना जारी है। और फिर कुछ समय बाद छाया चौंक करके खड़ी हो जाती है, मुंह फेर लेती है। ओह छाया, तुम्हें एक कहानी मालूम है? छाया पूछती है, कौन सी कहानी? शेखर तब तक अपना सारा सामान यानी अपने जो ग्रंथ वगैरह हैं और दुसाला एक छोटी चौकी पर रख देता है और कहता है, एक बहुत सुंदर सी कहानी है, हम भी तो सुने कैसी कहानी है। शेखर बैठ जाता है और कहता है कि एक राजा के यहाँ एक कवि रहता था। वो नवयुवक था और भावुक था, सज्जन था। राजभवन में सब लोग उसे प्यार करते। राजा तो उस पर निछावर था। रोज सुबह राजा उसके मुंह से नई कविता सुनता था, और नई और सुंदर कविता। अपने हाथों को, अपनी पर्दे को, आंचल को यानी घूंघट को हथेली पर टेकती है, परंतु उसमें एक बुराई थी। बुराई? कौन सी बुराई? कैसी बुराई? क्या? कवि अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता था। यदि राजा उससे पूछता कि तुम दोपहर या संध्या को अपनी कविता क्यों नहीं सुनाते, तो वह उत्तर देता, मैं केवल रात के तीसरे पहर में कविता लिख सकता हूँ। राजा उससे रुष्ट नहीं हुआ, नहीं। उसने सोचा कि कवि के घर चलकर देखा जाए कि इसमें रहस्य क्या है। रात का तीसरा पहर होते ही राजा वेश बदलकर कवि के घर के पास खिड़की के नीचे बैठ गया। और उसके बाद राजा ने देखा कवि लेखनी लेकर तैयार बैठ गया। थोड़ी देर में कहीं से मधुर सुरीला स्वर राजा कान में पड़ा। राजा झूमने लगा और कवि की लेखनी आप से आप चलने लगी। फिर क्या? राजा महल को लौट आया और उसके बाद उसने कवि से कभी यह प्रश्न नहीं पूछा कि वह सुबह ही क्यों कविता सुनाता था। भला बताओ तो, क्यों नहीं पूछा? बताऊं? हाँ बताऊं? हाँ बताओ ना। राजा को यह मालूम हो गया था कि उस गायिका के स्वर में ही कवि की कविता थी। और बताऊं? खड़ी रहती है। छाया, तुम टोक कर शीघ्रता और चंचलता के साथ, वह गायिका और कोई नहीं, उस कवि की पत्नी थी। और बताऊं? उस कवि को कहानी सुनाने का बहुत शौक था, झूठी कहानी। और बताऊं? यानी वो पहचान गई थी, मजाक कर रही है उससे। कवि के बाल लंबे थे। और बताऊं? कपड़े ढीले डाले। और बताऊं? गले में उसके फूलों की माला थी। और बताऊं? माथे पर वो लंबा सा चंदन लगाता था। और इसी बीच में शेखर की मुस्कुराहट हल्की सी हंसी में परिणत हो जाती है, बदल जाती है, यहाँ तक कि इन शब्दों तक पहुँचते पहुँचते दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद गंभीर हो जाता है शेखर, लेकिन छाया, तुम ही बताओ, तुम्हारे गान, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे प्रेम के बिना मेरी कविता क्या हो पाएगी? तुम तो मेरी कविता हो। छाया बड़े गंभीर उल्हाने भरे स्वरों में कहती है, प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। शेखर, क्या मतलब है तुम्हारा? छाया कहती है, कविता तुम्हारे सूने दिलों में संगीत भरती है। स्त्री भी तुम्हारे ऊबे हुए मन को बहलाती है। जब पुरुष जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है, तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहलाव ही करें। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान निछावर कर देता है, मानो दुनिया में और कुछ हो ही नहीं। और उसके बाद जब चांदनी बीत जाती है, जब कविता नीरव हो जाती है, तब पुरुष को चट्टानें फिर बुलाती हैं
और वह ऐसे भागता है मानो पिंजरे में छूटा हुआ पंछी भागता है। और स्त्री स्त्री के लिए वही अंधेरा, फिर वही सूनापन। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि स्त्री जो है पुरुष के खाली पड़े जीवन में रस भरती है, प्यार भरती है, अपने अरमान भर देती है। पुरुष चांद है तो स्त्री उसके लिए चांदनी होती है। ठीक है ना। शेखर कहती है, मानो अंत में वो एक बात और कहती है कि जब स्त्री बूढ़ी हो जाती है तो पति उसे छोड़ देता है या उसको भुला देता है, तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो, क्या एक दिन तुम मुझे भी ऐसे ही छोड़कर नहीं चले जाओगे? लेकिन छाया, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ, मैं नहीं मान सकती। सुनो तो, मेरे लिए तो जीवन में ऐसी सूखी चट्टानें थोड़े ही हैं। मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है। मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है। जिस दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा उस दिन मैं सौंदर्य से भी दूर हो जाऊँगा, अपनी कविता से दूर हो जाऊँगा। मेरी कविता मर जाएगी। छाया फिर कहती है, नहीं शेखर, मैं मर जाऊंगी किंतु तुम्हारी कविता रहेगी, बहुत दिन रहेगी। शेखर फिर कहता है, मेरी कविता? छाया, आज मैं तुम्हें एक बड़ी विशेष बात बताने वाला हूँ। एक ऐसा भेद जो अब तक मैंने तुमसे छिपा रखा है, तुम्हें बताया भी नहीं है। रहने दो, तुम ऐसा भेद और ऐसी कहानियाँ सुनाया ही करते हो। तो देखिए, ये सारी बातें कवि शेखर, जो स्कंदगुप्त का दरबारी कवि बन चुका है, और छाया जो कि देवदत्त दरबारी की बहन है, और देवदत्त और माधव दोनों को एक झगड़े को, और झगड़ा कौन सा था? झगड़ा था तक्षशिला के छत्रप को दबाने का। तक्षशिला के छत्रप को दबाने का, ठीक है ना। उस तक्षशिला के छत्रप को दबाने के लिए चल जाते हैं, और उसके बाद जाते समय देवदत्त अपनी बहन का ब्याह उससे कर जाता है। शेखर बड़ा प्रसन्न है और छाया भी बड़ी खुश है। छाया अपने महल में कुछ गुनगुनाती है, वहाँ शेखर आता है, और शेखर और उसमें छाया में आपसी बातचीत होती है। उसके बाद में छाया कहती है कि भाई तुम मुझे भूल जाओगे एक दिन। शेखर मना करता है, कहता है कि तुम तो मेरा हृदय हो, मेरे हृदय की कविता हो। वो कहती है कविता एक दिन मर जाएगी। तो शेखर कहता है, मेरी कविता छाया, आज तुम्हें एक बहुत बड़ी विशेष बात बताता हूँ, एक ऐसा भेद जो अब तक मैंने तुमसे छिपा के रखा है। वो कहती है, ऐसा तो कोई भेद है ही नहीं, तुम तो कहानियाँ सुनाया करते हो। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है ना।